मुझसे कई बार पूछा जाता है इधर उधर, भारत और चाइना इतने विकसित देश हैं दोनों, उसके बीच में एक ऐसा पहाड़ जिसका जवाब हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे, इसीलिए उसमें चढ़ना कठिन है और बर्फ से ढक गया है इतने साल में। तो एक हिडन सिटी है, माना जाता है सप्तऋषि वहीं रहते हैं। वो लोग ये दावा करते हैं कि वहाँ बाल और नाखून तेजी से बढ़ता है। साइंटिफिक बुद्धिजीवियों ने शिव पिरामिड का भी नाम दे दिया। कईयों का मानना है कि उसमें ओम की ध्वनि आती, मतलब मैन मेड है बोला जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने भी चढ़ने की कोशिश की है आज तक, वो सब बहुत परेशान होकर लौटे कि कोई अदृश्य शक्ति थी जो मुझे रोक रही थी, जो बार बार बोल रही थी कि लौट जाओ। अचानक से चलते चलते रास्ते बदल जाते। ब्रह्मा जी ने कल्पना की थी एक सरोवर की, उसी में कुबेर की नगरी थी। कुछ तो खास होगा, सब कुछ फिर से होगा, फिर रामायण शुरू होगा, फिर रामायण। कुछ तो महसूस होता है अलग। टाइम को भी तो ऐसे ही माना गया ना कि टाइम इज साइक्लिक। माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ रहे तो कैलाश पर्वत पे अभी तक कोई क्यों नहीं चढ़ पा रहा। ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत सारे रहस्य हैं। रहस्य में मतलब डरावना नहीं है, सब मनगढ़ंत नहीं हो सकता ना। मुझसे ना लगातार कई टॉक शोज में अलग अलग जगहों पे लोग मिलते हैं ना, तो कैलाश पर्वत के बारे में ना बार बार बात कर। आपका सवाल भी यही कि ऐसी क्या चीज है जो बार बार आपको भी अचंभित करती है और लोगों को भी जिज्ञासा होती है और जानने की। मेरे ख्याल से वो कैलाश पर्वत है जिसके बारे में जानने और उसको समझने की जिज्ञासा हमें खत्म ही नहीं होती। वो है, बस जितना भी जान लो लगता है कि अभी और है जो हमको नहीं पता है। और ये सच है कि जितना भी जान लो आप, अभी और है जो आपको और मुझे नहीं पता। मुझे जितना पता है उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ सवाल हैं जो बार बार कैलाश पर्वत से रिलेटेड पूछे जाते रहते हैं। पहले भी पूछे जाते रहे हैं, आज भी मुझसे पूछा जा रहा है, मेरे बाद किसी और से पूछा जाएगा। और मेरे जन्म के कई सौ साल पहले से ही भी वो एक रहस्यमयी जगह ही है। अब रहस्यमयी शब्द सुन के ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों को कि पता नहीं क्या, डरावना नहीं। रहस्यमयी मतलब डरावना नहीं, ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत सारे रहस्य हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा। किस तरीके के सवाल, जैसे कई लोग बोलते हैं कि पिरामिड है क्या? वो पर्वत नहीं है, वो बर्फ से ढका हुआ पिरामिड है। कई लोगों का मानना है कि वहां जाते हैं तो बाल और दाढ़ी तेजी से बढ़ने लग जाती, कुल मिला के उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है आपकी। वहां का मतलब उस एरिया में समय अलग तरीके से चलता है। क्यों आज तक कोई पर्वतारोही उसके ऊपर चढ़ नहीं पाया? भाई माउंट एवरेस्ट तो उससे भी ऊंचा है, उस पे चढ़ गए, इसको कोई क्यों नहीं जीत पा रहा है? शिव और पार्वती का वास है क्या वहाँ? उनका घर है क्या? वहीं रहते हैं क्या? पास में जो मानसरोवर सबने सुना है, लेकिन एक और ताल है मानसरोवर से लगा हुआ, राक्षस ताल, जिसका पानी और मानसरोवर का पानी बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल है। साइंस बोलता है हमने अभी तक खोज नहीं की। अध्यात्म बोलता है कि आप इसलिए खोज नहीं कर सकते क्योंकि वहां बिना अनुमति के आप जा नहीं सकते, इसीलिए आप पहुंच ही नहीं पा रहे, आप खोज ही नहीं कर पा रहे। नाम है कैलाश पर्वत, वही कैलाश पर्वत जिसको एक बार रावण ने उठा लिया था। ये भी एक कहानी है कि रावण चाहता था कि शिव मेरी लंका में वास करे, और अगर शिव का वास कैलाश पर्वत पे है, और अगर शिव कैलाश पर्वत नहीं छोड़ना चाह रहे तो मैं पूरे कैलाश पर्वत को ही ले जाऊंगा लंका में। उठा लिया था उसने। फिर शिव जी को नाराजगी हुई, फिर शिव जी ने अपना एक पैर से हम से जोर से रखा और उसमें फिर रावण दबा, और उसको माफ कर दिया गया क्योंकि वो प्रेम में वो कर रहा था, वो भक्ति में वो कर रहा था, अपने आक्रोश में नहीं कर रहा था। तो फिर शिव जी को भी समझ में आया कि मेरा एक और पगला भक्त है जो सोचता है कि मैं समा जाऊंगा उसकी लंका में। तो कैलाश पर्वत, अब कई लोग बोलते हैं कि एक्सेस मुंडी है, मतलब पृथ्वी जो अपनी धुरी पे बनी हुई है, जो ना इधर होती है ना उधर होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उसके सेंटर में, पृथ्वी का जो सेंटर है वो कैलाश पर्वत है। उसके कारण बैलेंस ऑफ नेचर एंड उसके कारण बैलेंस ऑफ अर्थ बना हुआ है। तो इतने सारे सवाल हैं, उसमें से कुछ साइंटिफिक और कुछ स्पिरिचुअल जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और इस बीच में अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आए तो पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा मैं देने की। जितना सुना है, जितना समझा है, जितना मुझे लगता है, अपने दायरे में रह के ही बात करूंगा। पर मैं आई कैन प्रॉमिस कि आप लोगों को ये वीडियो देखने में मजा बहुत आएगा, क्योंकि पूरा वीडियो ही डेडिकेटेड है कैलाश। तो सबसे पहले कैलाश पर्वत का लोकेशन क्या है, वो स्थित कहाँ है? वो है चीन और तिब्बत के बीच में। अभी चीन ने अलाउ किया है फिर से कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने और विजिट करने को, लेकिन पिछले कई साल से वो बंद था। तो ये चीन और तिब्बत के बीच में कहीं पे, पहली बात। दूसरी आप देखिए, जो मैं अभी बोल रहा था कि माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ गए तो कैलाश पर्वत पे अभी तक कोई क्यों नहीं चढ़ पा रहा है, जबकि कैलाश पर्वत का साइज माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट का जो साइज है मीटर्स में, वो है 8,848 मीटर्स,
और जो कैलाश पर्वत है उसका साइज है 6638 या 48 मीटर्स। आप समझ रहे हैं, 2000 मीटर का फर्क है, मतलब काफी बड़ा डिफरेंस होता है ये। लेकिन लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचते हैं, कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंचते। वेस्टर्न साइंस और फिजिक्स और ये सब समझने वालों का मानना ये भी है कि ये एक नेचुरल पहाड़ के शेप में है ही नहीं। इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं, जो चारों एजेस हैं, वो ऐसा लगता है कि किसी ने बिल्कुल कंपास से नाप के बना लिया है। तो उसको कुछ बुद्धिजीवियों ने, साइंटिफिक बुद्धिजीवियों ने शिव पिरामिड का भी नाम दे दिया कि इट इज द पिरामिड ऑफ शिव विच वाज मेड लैक्स एंड लैक्स ऑफ इयर्स बिफोर। इसलिए वो चारों तरफ से बिल्कुल सेम शेप साइज का है और इसीलिए उसमें चढ़ना कठिन है और बर्फ से ढक गया है इतने साल में। नहीं तो पहले मतलब मैन मेड है कुल मिला के, ये बोला जा रहा है, भक्तों का या किसी का बनाया हो। तो ये भी एक कमाल की बात है। अगर जो बिल्कुल अध्यात्म को और भगवान को नहीं मानते, नास्तिक लोग या दूसरे समुदाय के लोग, उनका मानना ये भी है कि हाँ भाई, वो हिमालय श्रृंखला के बीच में अननेचुरली मेड स्ट्रक्चर है। पर जब मैं बाकी समुदाय बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हिंदू मानते हैं। कैलाश पर्वत की मान्यता बौद्धों में भी है, जैनों में भी है, तिब्बती लोग भी मानते हैं, हम हिंदू तो मानते ही हैं। आप सोचिए ना कि इतने 100 सालों पहले से कैसे ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा पहाड़, क्योंकि हिमालय श्रृंखला में बहुत सारे पहाड़, एक ऐसा पहाड़ जिसको 4-5 अलग अलग धर्म और प्रजाति के लोग मानते हैं और उसकी मान्यता सब मोनोपॉजिटिव साइड ही है। एक आध का होगा तो ठीक है भाई, कोई बोल दिया होगा तब से हो गया, लेकिन अलग अलग धर्म के लोग उसको पायस मानते हैं, उसको इतना पुण्य मानते हैं। कुछ तो बात होगी ना। मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, कुछ पर्वतारोहियों से, अलग अलग इवेंट्स पे जाता रहता हूँ, तो यहाँ वहाँ मिलते हैं लोग। कुछ ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। कईयों का मानना है कि उसमें ओम की ध्वनि आती, उसके आप कैलाश पर्वत के पास जाइए और आपको लगातार ओम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लेकिन जब साइंटिस्ट से बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि उसका शेप इस तरीके से है कि जब उससे कट के हवा उड़ती है तो वो वायु, जो आप सोचिए ना, बहुत तेज हवा चल रही है और आप जब सब खिड़कियां बंद करेंगे और थोड़ी सी खिड़की छोड़ देंगे ना, तो एक आवाज आती है, क्योंकि वो जितने प्रेशर में एयर आ रहा है उतनी जगह आप दे नहीं रहे उसको निकलने में, तो वो एक ध्वनि प्रोड्यूस करती है नेचुरली। तो जो साइंस मानने वाले लोग हैं उनका मानना है कि उसका प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है कि पीछे से जब हवा आती है, तो जब हवा कैलाश पर्वत के उससे कटती है तो वो जो आवाज आती है वो उसकी ध्वनि ओम जैसी होती है। वो ओम की ध्वनि नहीं है, वो हवा की ध्वनि है। तो ये भी एक अजीब सी बात है। तो फिर मैंने पहले भी बताया कि कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है वो ना नॉर्थ पोल से 6668 किलोमीटर्स दूर है और साउथ पोल से इसका डबल है। मतलब साउथ पोल से 6666 इंटू 2। तो ये भी बहुत कोइंसिडेंस नहीं लगता ना कि एक पहाड़ है जिसको सब लोग पवित्र मानते हैं, जो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से एग्जैक्टली डबल का डिस्टेंस, कि इधर अगर 1 किलोमीटर दूर है तो इधर डबल हो गया डिस्टेंस। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तो इसके अलावा माना जाता है कि जो हिमालय श्रृंखला है उसी में कुबेर की नगरी भी है। और हम ज्यादा हिमालय पे नहीं जाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फोकस करूँ सिर्फ कैलाश पर्वत पे। वैसे ही ना एक ज्ञानगंज करके शहर है, लोग उसको शांग्रीला के नाम से भी मानते हैं, कुछ समुदाय के लोग, और भी नाम है। और ये माना गया है कि वहाँ पे जितनी भी प्रजातियां, जितनी भी स्पीशीज यहाँ से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, वो सबको वहाँ जमा किया जा रहा है, क्योंकि फिर से जब दुनिया शुरू होगी तो उनको फिर अपनी जगह। अब आप सोचिए, जैसे आप शतरंज खेलते हैं, सभी लोग जानते तो हैं ही कि चेस क्या होता है। अब चेस बोर्ड में जब हाथी या घोड़ा या जो भी आपकी जो गोटी है, हम आम बोल चाल में गोटी बोलते हैं, तो अगर घोड़ा कट गया तो उसको क्या खिड़की बाहर फेंक देते, डस्टबिन में फेंक देते, ऊँट कट गया फेंक देते, नहीं ना, उसको सबको बगल में रखते रहते। फिर जब पूरा गेम खत्म होता है तो क्या होता है, वो सारे हाथी, घोड़ा, वजीर, राजा, ऊँट, पैदल सैनिक, वो सबको उसी के अंदर लाया जाता है, डब्बा बंद कर देते। क्यों? इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि फिर आपको पता है कि एक दिन आप इस डब्बे को खोलेंगे, सारी गोटियां निकालेंगे और फिर एक नई बिसात बिछेगी। ऊँट की जगह फिर ऊँट रखाएगा, हाथी की जगह फिर हाथी रखाएगा, पूरे काले एक तरफ, पूरे गोरे एक तरफ। मैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोटियों की बात कर रहा हूँ। तो घोड़े की जगह घोड़ा, सब वापस सेट होगा ना। तो हम लोग में टाइम को भी तो वैसे ही माना गया ना कि टाइम इज साइक्लिक। तो अभी जब कलयुग खत्म होगा तो फिर सतयुग शुरू होगा।
तो अभी जितने स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वो सबको वहां पे संजो के रखा जा रहा है, क्योंकि जब फिर सतयुग होगा तो सबके आने का वक्त फिर से निर्धारित होगा, फिर सब चीजें बनेंगी, फिर सारे वो प्रजाति आएंगी, जैसे डोडो पक्षी, सेबर टूथ, डायनासोर्स, मैमथ जो हाथी के पूर्वज होते थे, ये सब को फिर से, अब जब हाथी के पूर्वज मैमथ नहीं आएंगे तो हाथी कहाँ से आएगा, सेबर टूथ नहीं आया तो शेर कहाँ से आएगा, है ना। हम माना जाता है कि हम लोग वन मानुष से हम बने थे, चिंपांजी से। तो आप सोचिए अगर ये सच है कि चिंपांजी का इवोल्यूशन ह्यूमन है, तो ह्यूमन के आने के लिए चिंपांजीज का आना जरूरी है ना, नहीं तो ह्यूमंस कैसे आएंगे। तो वैसे ही सब चीजों के वापस आने के लिए ज्ञानगंज वो एक संग्रहालय है, म्यूजियम जैसी जगह है जहाँ सबको रख लिया जा रहा है ताकि फिर से उस स्पीशी को चालू कर दिया जाए सतयुग में। तो एक हिडन सिटी है, माना जाता है सप्तऋषि वहीं रहते हैं, माना जाता है कि 7 चिरंजीवी जो हमारे हैं, हनुमान, परशुराम, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि, विभीषण और अश्वत्थामा, ये 7 के साथ वहीं रहते हैं। आखिरी में जब कल्कि अवतार आएंगे तब कल्कि अवतार को इन 7 चिरंजीवियों की जरूरत पड़ेगी। ये 7 चिरंजीवी कल्कि की मदद करेंगे और तब जाके जब ये चारों युग खत्म होगा तब उन 7 को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और फिर जब वापस सतयुग से शुरू होगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर रामायण शुरू होगा, फिर राम आएंगे, फिर राम वनवास में जाएंगे, फिर अंजनी हनुमान जी को जन्म देंगी, फिर हनुमान जी उड़ेंगे सूर्यदेव को खाने के लिए, फिर उनको श्राप लगेगा, सब कुछ फिर से होगा और फिर हनुमान बनेंगे राम के सबसे बड़े भक्त। तो ये सब कुछ फिर होने के लिए सब चीजों को संजो के रखने की जरूरत है। तो वो सब संजोया जा रहा है उस संग्रहालय में जिसका नाम माना गया है ज्ञानगंज, और वो भी कैलाश पर्वत में। उसके बाद उसके अलावा कैलाश पर्वत पे लोग जो लोग वहाँ गए हैं, उसके आसपास गए, वो लोग ये दावा करते हैं कि वहाँ बाल और नाखून तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसके आसपास में आपके शरीर और समय की गति बदल जाती है। जो बाकी पूरे संसार में समय का जो स्पीड चल रहा है, ये माना जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास वो समय का स्पीड अलग है। जो साइंटिस्ट हैं वो उसको रेडियो एक्टिविटी से या हिंदी में बोले तो भौगोलिक मैग्नेटिक फील्ड जैसे शब्दों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पक्का कोई जवाब नहीं दे पाता है कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग इस बात पे भी सवाल उठा देते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, पर जो जाते हैं वो कहते हैं हाँ हमको ऐसा महसूस हुआ, हमको ऐसा फील हुआ कि अगर कोई 50 साल का आदमी होगा तो पिछले 50 साल से वो देख रहा होगा ना कि उसका नाखून बढ़ने में कितना टाइम लगता है। ये 1 हफ्ते में एक बार काटना पड़ा, अब अचानक से जो आदमी को 1 हफ्ते में एक बार नाखून काटना पड़ रहा है, उसको अगर हर तीसरे दिन नाखून काटना पड़ रहा है तो फिर वो सोचेगा और जो उसको अनुभव होगा वो आके बताएगा। तो इस पे भी पक्का कोई जवाब साइंटिफिक तरीके से तो नहीं दिया गया अब तक कि ऐसा ये फिनोमेना क्या है, पर ये माना जरूर जाता है कि वहां पे समय की गति बढ़ जाती है। समय का स्पीड अपने आप में वहां बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इट्स प्लेसमेंट, बिकॉज ऑफ ऑल दी रहस्य दैट दिस प्लेस हैज। ये एक और बड़ी अजीब सी बात है। आप सोचिए ना कि भारत और चाइना इतने विकसित देश हैं दोनों, उसके बीच में एक ऐसा पहाड़ जिसका जवाब हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कुछ तो खास होगा। अब अभी 2001 से तो चाइना ने बैन ही कर दिया था कि आप कैलाश पर्वत में चढ़ ही नहीं सकते, लेकिन जिन लोगों ने भी चढ़ने की कोशिश की है आज तक, वो सब बहुत परेशान होकर लौटे। मानसिक तौर पे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। इनफैक्ट एक रशियन परवैया, मैं नाम भूल रहा हूँ उन्होंने जो लौट के उस आदमी ने जो बताया था, एंड ही वाज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर, तो वो जो आके बोले ना वो काफी जगह डॉक्यूमेंटेड है और काफी परेशान करने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि मैं जब जा रहा था, और वो रशियन है, उसको शिव जी से और हिंदुत्व से और हमारी आस्था से कोई लेना देना नहीं है। वो एक तो वो विफल हो गया, पहुंचा नहीं, जबकि उसने माउंट एवरेस्ट भी वो चढ़ा हुआ है और बहुत सारे विश्व भर में जो सबसे ऊंचे पीक से सब चढ़ा हुआ है। जब उसने कोशिश की कैलाश पर्वत चढ़ने की, तो लौट के उसने बताया कि कोई अदृश्य शक्ति थी, मुझे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति थी जो मुझे रोक रही थी, जो बार बार बोल रही थी कि लौट जाओ, नहीं आना है यहाँ पे। और अचानक से चलते चलते रास्ते बदल जाते थे। मतलब मैं जा रहा हूँ और मेरे को अचानक से मेरा पूरा रास्ता ही बदल जाता था। मैं इतना कंफ्यूज हो जाता था, मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि मैं जिधर से आ रहा हूँ मैं उधर जा रहा था या उधर से आ रहा था। तो बार बार, और तो ये भी कई लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत अपने डायरेक्शंस चेंज कर देता है, तो इसलिए भी कोई चढ़ नहीं पाता क्योंकि वो कंफ्यूजन में ही रहता है। ये तो उस रशियन का बोलना है, लेकिन हमारी आस्था, अब रशियन तो अभी चढ़ा होगा ना, अगर डॉक्यूमेंटेड है तो अभी की बात हो गई। अभी मतलब
25, 50, 60, 70 साल ऊपर नीचे। लेकिन आप सोचिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में और मान्यताओं में कब से लिखा हुआ है कि भाई वो मेरे शिव का घर है और आप किसी के घर बिना बुलाए नहीं जा सकते। आपको बुलाया नहीं है, आप कैसे पहुंच जाओगे? और कईयों का मानना है कि शरीर के साथ तो वहां जा ही नहीं सकते, वहां तो सिर्फ आत्मा जा सकती है। अगर आपको शिव से मिलना है, काल के देवता हैं, पहले आप अपना काल, अपना जीवन, अपना समय तो काटो, फिर शायद आपकी आत्मा कैलाश पर्वत को चढ़ पाएगी, लेकिन फिजिकल तौर पे नहीं चढ़ सकते। तो आस्था से देखें या एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर पर्वतारोही की नजर से देखें, एक हिंदू या बौद्ध या जैन धर्म मानने वाले की नजर से देखें, या इन सारे धर्मों की समझ नहीं रखने वाले की नजर से देखें, एक चीज कॉमन है कि वहां जाके कुछ तो महसूस होता है अलग। और ना किसी एकाध ग्रंथ में या कोई एकाध जगह कैलाश पर्वत का जिक्र है ऐसा नहीं। ऋग्वेद में तो कैलाश पर्वत के बारे में लिखा ही है, लेकिन उसके बाद भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, जो पुराण लिखे गए हैं, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, उसमें ऐसा नहीं कि कैलाश पर्वत एकाध वर्ड में एकाध बार आ गया। पूरा चैप्टर है कैलाश खंड के नाम से, पूरा अध्याय है कैलाश पर्वत पे। तो बहुत सारी अलग अलग जगह से ये समझ में आता है कि वो बस एक भौतिक जगह नहीं है, जस्ट नॉट अ ज्योग्राफिकल प्लेस, मच मोर देन दैट। इतना कि आप और मैं नहीं समझ पाएंगे। सोचिए ना कि कितनी चौंकाने वाली बात है कि 6638 मीटर पहाड़ को आज तक एक मानव नहीं चढ़ पा। वही मानव जो 8848 या 38 मीटर के पहाड़ को चढ़ लिया, एवरेस्ट को। तो दुनिया के सबसे ऊंचे पीक को वो चढ़ पा रहा है, लेकिन एक कैलाश पर्वत है जिसको आप नहीं चढ़ पा रहे हो। कैसे हो सकता है? एक बार लॉजिकली सोचिए कैसे हो सकता है, पर हो रहा है। धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत, कुबेर की नगरी कैलाश पर्वत के आसपास स्थित है, ऐसा भी माना जाता है। अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आज तक हम लोगों को नहीं मालूम है कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा बह रही है, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक बह रही है, लेकिन गंगा असल में शुरू कहाँ से होती है वो हम लोग को आज तक नहीं मालूम। इस देश की सबसे पवित्र नदी, हाँ गौमुख बोलते हैं कि हाँ गंगोत्री में गौमुख है, और गौमुख से वो दिखना शुरू होती है। वो हाँ कहाँ से रही है नहीं मालूम। और साफ साफ कई जगहों पे हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि उसकी भी शुरुआत जो है वो कैलाश पर्वत से होती है। इसीलिए आप वो तस्वीर देखते हैं ना कि शिव जी की जटा से, तो उसके उद्गम का स्थान भी कैलाश पर्वत को माना गया। ये सब मनगढ़ंत नहीं हो सकता ना। अगर ये गलत होगा कि कैलाश पर्वत से गंगा नहीं निकल रही, तो फिर आपको और मुझे मालूम होना चाहिए कि गंगा कहाँ से निकल रही, शुरू कहाँ से हो रही। दिखने को निकलना नहीं बोलते, है ना? कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, शुरू कहाँ से, नहीं पता। फिर स्कंद पुराण में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि कैलाश पर्वत की अगर आप एक बार परिक्रमा करें तो इस जीवन के आपके सारे पाप कट जाते हैं, और अगर 108 बार परिक्रमा कर लें आप, तो आप जीवन और मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाते हैं। मतलब गए फिर जन्म लेना पड़ रहा है। और भी बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन ये भी एक तरीका बताएगा। अब वो 108 बार ही क्यों, उसकी एक पूरी अलग कहानी है कि 108 का टोटल 9 होता है, और 9 कितना कमाल है। आप जो माला जपते हैं उसमें भी 108 बीट होते हैं, है ना? तो सबके कारण है। अब आप सोचिए ना कैलाश पर्वत का 108 बार ही परिक्रमा क्यों लिखा हुआ है, वो बीट 108 ही क्यों है, इतनी सारी चीजें 9 पे ही आके क्यों रुकती हैं? तो ये सबके पीछे एक एंशिएंट साइंस है। ये ऐसा नहीं हुआ, और ये सब बनाने और बोलने वाले या सारे वेद पुराण लिखने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं ना कि उसको पर्सनली 108 अच्छा लगता था। सब अलग अलग लोग हैं, और सब आके एक ही उस पे रुक जाते हैं। अब आप देखिए इसका क्या जवाब देंगे। ये भी एक कमाल की बात है, अनबिलीवेबल टाइप की, मगर सच है कि कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं। एक मानसरोवर है जो सबने सुना है, एक और सरोवर है जिसका नाम है राक्षसताल। तो मानसरोवर को पवित्र झील माना गया है, पवित्र सरोवर माना गया है, और राक्षसताल को अपवित्र सरोवर माना गया। फर्क क्या है? फर्क ये है दोनों झील जो है वो सेम एलिवेशन पे, सेम हाइट पे। मानसरोवर का पानी मीठा है, शांत है, उसके आसपास आपको घास फूस उगती दिखेगी, हर मौसम में नहीं पर जो मौसम अनुकूल होगा उसमें दिखेगी। उसी के बगल में सेम हाइट, सेम क्लाइमेट, सेम एनवायरनमेंट, सेम ठंड में एक राक्षसताल है, और राक्षसताल का पानी एक तो समंदर जैसा नमकीन पानी, और दूसरा उस पर लगातार लहरें उठती हैं। समंदर नहीं है तो लहरें कैसे उठती है? इसमें उठ रही है तो उस पे क्यों नहीं उठ रही है?
अगल बगल है, इसका पानी खारा है तो उसका पानी खारा क्यों नहीं? ऊपर वाले का अलग खेल चल रहा है, ये बैलेंस दिखा रहे हैं। उस साइड पे भी बैलेंस दिखा रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा। सिर्फ दिन दिन होगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, सिर्फ रात रात रहेगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दोनों है वही कैलाश के चरणों पे, दिन और रात, मतलब डार्क एंड लाइट। वो पानी किसी काम का नहीं, मगर है कहाँ से आया, कैसे बना। अब वो साइंटिफिकली बोला जा सकता है उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा है, एल्कलाइन है, जो भी, आई डोंट नो साइंटिफिक वर्ड्स, कि ऐसे ऐसे जी नमकीन हो गया। तो बगल वाला क्यों नहीं हो गया? ये दोनों क्यों नहीं हो गया? मिट्टी सेम, जहां से इस झील में बह के पानी आ रहा है वो सेम, तो कैसे? तो ये एक अलग बात है, इसीलिए उसका नाम राक्षस ताल है और इसका नाम मानसरोवर है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि ब्रह्मा जी ने कल्पना की थी एक सरोवर की, तो उनके मानस से, उनके मस्तिष्क से, उनकी सोच से निकला हुआ वो एक झील है जिसका नाम मानसरोवर है। राक्षस ताल का नाम राक्षस ताल इसलिए भी है क्योंकि जब रावण शिव जी की उपासना कर रहे थे तो एक एक करके रावण ने अपने सारे सर काट दिए थे, मतलब चढ़ा दिए थे ब्रह्मा जी को बुलाने, शिव की नहीं, ब्रह्मा जी को बुलाने की। और इसलिए, और वो उस दूसरे वाले ताल में हुआ था, ये कहानी है। लेकिन आप साइंटिफिक लेवल पे मेरे को एक्सप्लेन करिए ना कि कैसे ये दोनों अलग अलग है। तो इतनी सारी चीजें हैं कैलाश पर्वत को रहस्यमयी बताने वाली कि आप एक को झुठला देंगे, दो को आप कितनों को झुठलाएंगे? कितनी सारी बातों का आप बोलेंगे ये भी गलत है, वो भी गलत है। अब लोग बोलते हैं कि साइंस हैज ऑल द आंसर्स, एंड तो ऐसा नहीं है ना कि आज अगर किसी चीज को साइंस नहीं समझ पा रहा है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्या? तो साइंस ग्रो करेगा विद टाइम, लेकिन साइंस कितना भी ग्रो करेगा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नहीं जा पाए, है ना? तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि धर्म जो है वो ना शारीरिक चीज है। आप किसी भी कास्ट क्रीड के हो सकते हैं, आप कोई भी धर्म मानने वाले हो सकते हैं, वो आपके शरीर तक कन्फाइंड है। आप ऐसा वाला टोपी पहन के ऐसी वाली दाढ़ी बढ़ा लीजिए, मुंह छटा दीजिए तो आप मुस्लिम जैसे दिखने लग जाएंगे। आप तिलक लगा लीजिए और रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए, आप हिंदू जैसे दिखने लग जाएंगे। आप क्रॉस पहन लीजिए, अभी अभी मेरी क्रिसमस गया है, आप टर्बन बांध लीजिए, दाढ़ी और लंबी कर लीजिए, आप सिख दिखने लग जाएंगे। लेकिन ये जो धर्म है ना, ये आपके बॉडी तक ही कन्फाइन है। ये जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वो धर्मों से परे है। स्पिरिचुअलिटी शब्द में ही स्पिरिट आता है, उसका कनेक्शन आपके सोल से है, आपके स्पिरिट से है, आपके बॉडी से है ही नहीं। तो धर्म जो है ना वो एक लिमिटेड चीज है जो आपके बॉडी तक और आपके लाइफ तक लिमिटेड है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो बियॉन्ड योर बॉडी एंड बियॉन्ड योर लाइफ है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में जो लोग बहुत आगे जाते हैं ना, वो एक शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं मेडिटेशन समटाइम्स इज एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। व्हाट इज दिस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? It is the soul, it is your spirit that travels outside your body and gives you some insight. यही फर्क होता है स्पिरिचुअलिटी को मानने वाले और लगातार मेडिटेट करने और अध्यात्म की ओर अग्रसर होने वालों और नॉर्मल लोगों में। सोचिएगा इस पे। कैलाश पर्वत कमाल की जगह है, मौका लगे तो जाइए। फिलहाल रास्ते खुले, अभी तो ठंडे बंद कर दिया होगा, आई डोंट नो। मैं जाने वाला हूँ, मेरे जानने वाले और करीबी लोग गए हैं और मेरी बड़ी इच्छा जाने की भी और जानने की भी। तो जाऊंगा और वहां से कुछ नया सीख के आऊंगा तो और बताऊंगा। पर फिलहाल हाँ, ये सारे सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है इधर उधर, तो मैंने सोचा कि एक साथ आपको थोड़ा बताया जाए कि कैलाश पर्वत पे मेरी क्या राय है और मैंने अब तक क्या क्या सुना है और किस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि बॉस कुछ तो है।